आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है वो कई दिनों पहले आ चुका था, लेकिन अब इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा लीगल ऑफिसर के, टेक्निकल सिविल मैनेजर के और असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के और लाइब्रेरियन के पोस्ट निकले हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के बारे में कि वहां पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन में उसके बारे में कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर राजभाषा के लिए आरबीआई के द्वारा कुल रिक्तियां जो निकाली गई हैं वो 5 निकाली गई हैं। आगे इसके डिटेल नोटिफिकेशन में देखते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है, जो एज क्राइटेरिया है, वो क्या क्या रखा गया है। तो असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा का ये जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है। आप इसको पढ़ सकते हैं पूरी नोटिफिकेशन को। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम बात करें जो आवेदन करने की महत्वपूर्ण तिथि है वो कौन सी है। आज 29 मई है। इसके आवेदन 29 मई से शुरू हो गए हैं और ये 20 जून तक भरे जा सकते हैं। साथ में यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। जैसे कि कई वीडियो में इसके पहले जो नोटिफिकेशन निकला था उसके द्वारा आपको बताया गया था कि 23 जुलाई को इसका एग्जाम होगा। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो इसके लिए भी लिंक दिया गया है। आप इस लिंक पे जाकर उससे संबंधित जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की जो कुल रिक्तियां हैं वो है यहाँ पर 5, जबकि लीगल ऑफिसर के लिए यहाँ पर 1 है और मैनेजर टेक्निकल सिविल के लिए भी यहाँ पर दी गई है। लाइब्रेरियन के लिए जो है पोस्ट वो सिर्फ 1 है। तो लीगल और लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर 1-1 पोस्ट है और राजभाषा में यहाँ पर 5 पोस्ट है। रिक्तियों को देख लिया कि राजभाषा की जो कुल रिक्तियां हैं इस बार वो है 5। अब आगे अगर देखते हैं तो इसमें राजभाषा के लिए आयु और जो एग्जाम पैटर्न है वो भी बताया गया है। जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो भी बताया गया है कि यहाँ पर उनका मुख्य काम जो होता है वो होता है ट्रांसलेशन का। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया है कि यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और कब से ये मान्य होगा। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि राजभाषा के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है, बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपकी पीजी ही रखी जाती है। उसी प्रकार से आरबीआई में भी आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो यदि आपने हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने हिंदी ट्रांसलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आपके ग्रेजुएशन स्तर पर रहा हो, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि यदि आपने हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, इंग्लिश से किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हिंदी ग्रेजुएशन स्तर पर एक विषय के रूप में रहा हो। अगर इन दोनों सब्जेक्ट में आपका पीजी नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर सेकंड क्लास मास्टर डिग्री के साथ में यदि आपने संस्कृत से किया हुआ है पीजी या इकोनॉमिक्स से किया हुआ है या फिर आपने कॉमर्स में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी हिंदी इंग्लिश के अलावा यहाँ पर संस्कृत में पीजी करने वाले या फिर इकोनॉमिक्स से करने वाले या फिर कॉमर्स से जिसका भी पीजी है वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी ग्रेजुएशन स्तर पर सब्जेक्ट के रूप में रहे हों। और इसके साथ साथ में यहाँ पर बताया गया है कि जिन विद्यार्थियों का यदि बैचलर स्तर पर कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है हिंदी और इंग्लिश का और उन्होंने पीजी किया हुआ है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी या फिर हिंदी ट्रांसलेशन में, तो वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं पीजी के लिए कि यदि आपने संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश इनमें से किसी में भी पीजी किया हुआ है और ग्रेजुएशन स्तर पर हिंदी या फिर इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आरबीआई की एक अच्छी बात है राजभाषा अधिकारी के आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि राजभाषा अधिकारी के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश में पीजी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साथ में संस्कृत, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स भी दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद हम अगर एज की बात करें कि इसके कितनी आयु के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, तो 21 से 30 वर्ष के
लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है वे लोग यहाँ पर 32 वर्ष की आयु सीमा तक भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो होते हैं और उन्होंने पीएचडी किया हुआ है तो उनके लिए 5 वर्ष का है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 32 वर्ष तक के यानी 2 वर्ष का यहाँ पर छूट दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने पीएचडी किया है उनको इस आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा रही है और ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो एग्जामिनेशन या सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो स्कीम है, वो किस तरीके से रहेगी, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन भी होगा इस पोस्ट के लिए और साथ में इंटरव्यू भी होगा, यानी रिटन एग्जाम भी होगा और इंटरव्यू होगा। ये जो रिटन एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पेपर होंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरा पेपर जो होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव यानी रिटन एग्जामिनेशन आपका होता है। अब फर्स्ट पेपर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके रीजनिंग से भी होते हैं, जिसमें से 35 प्रश्न होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 35 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस के 35 प्रश्न होंगे और प्रोफेशनल नॉलेज यानी राजभाषा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो 45 होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 150 प्रश्न होते हैं जिसके लिए 150 अंक दिए जाते हैं। साथ साथ में यहाँ पर प्रत्येक विषय के लिए यहाँ पर समय भी अलग अलग दिया गया है, यानी रीजनिंग के जो प्रश्न है उनको करने के लिए 30 मिनट का समय, इंग्लिश लैंग्वेज के जो प्रश्न है उसके लिए 30 मिनट का समय और जनरल अवेयरनेस के 35 प्रश्नों के लिए 20 मिनट का समय और प्रोफेशनल नॉलेज के जो प्रश्न होंगे वो आपको 40 मिनट के अंदर अंदर करने होंगे। ये फर्स्ट पेपर की बात रही। सेकंड पेपर जो होता है वो रिटन एग्जामिनेशन उसका होता है और उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके लिए समय 1 घंटा निर्धारित होता है और इन 50 प्रश्नों में आपके ट्रांसलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में संघ की जो राजभाषा नीति है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात रही और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसके 35 अंक आपको दिए जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो आपके 235 अंकों के आधार पर किया जाएगा। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है, यानी गलत क्वेश्चन के लिए आपके नंबर भी कटेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसको सोचकर आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ साथ में यहाँ पर बताया गया है कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिनके परसेंटेज या फिर मार्क्स नहीं होते हैं, उनके जो नंबर होते हैं वो ग्रेड या पॉइंट्स में दिए जाते हैं। उसके लिए सीजीपीए, ओजीपीए और सीपीआई के द्वारा वो निर्धारित होते हैं। तो यदि वो विद्यार्थी जिनके मार्कशीट जो है या जो नंबर है वो सीजीपीए, ओजीपीए या सीपीआई मोड पर है, उनकी मार्कशीट इस तरीके से है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर परसेंटेज का निर्धारण करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 6.75 अगर आपके पॉइंट दिए गए हैं तो उसको हम 60% मानेंगे। 6.25 जो पॉइंट्स है वो 55% में आएंगे और 5.75 जो है पॉइंट्स वो 50% के अंतर्गत आएंगे। और इसमें पीजी आपकी सेकंड क्लास मांगी गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो पॉइंट्स है वो परसेंटेज में कितने होंगे। इसके बाद यहाँ पर फी चार्जेस भी देख सकते हैं कि एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर कितना है और जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 600 रुपीज है, प्लस यहाँ पर 18% जीएसटी के साथ आपको फीस पे करनी होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं इसकी, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर इस परीक्षा के लिए कहाँ कहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो ये परीक्षा केंद्र है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर और यहाँ पर और भी दिए गए हैं जैसे जम्मू है, कानपुर, कोची, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, पटना, पुणे, तिरुवनंतपुरम और रायपुर दिया गया है। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर है जिसमें आपकी परीक्षा हो सकती है। इसके बाद और भी चीजें दी गई हैं वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जैसे पे स्केल क्या है वो भी देख सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है
तो सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड पर इस वेबसाइट पर ही जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको दिया जा रहा है और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां से आप पूरा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यदि आवेदन करने जा रहे हैं आप, तो आवेदन करने से पहले आपको यहाँ पर जो अप्लाई करने के लिए कि किस प्रकार से अप्लाई करना है, वो भी चीजें आपको देख लेनी चाहिए, जिससे आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। यानी जैसे आपको फोटोग्राफ के जो साइज है वो कितना होना चाहिए, सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, वो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो इस चीज को आप पहले पढ़ लें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और तब आप अप्लाई करें। इससे आपको आसानी होगी आपके फॉर्म फिल करने में। तो ये सारा नोटिफिकेशन है जो आपको बताया गया है कि मेन चीजें यहाँ पर क्या है। साथ में यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है वो भी दिया गया है, आप यहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं वो है आरबीआई ग्रेड ए, ईसीजीसी, पीओ और आपके नाबार्ड की भी परीक्षा आगे चलकर आएगी। तो यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आई एग्जाम बी के द्वारा इन सभी कोर्स के लिए एक कॉम्बो कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें एनरोल होने पर आपको 45% की छूट दी जाती है। उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा कॉम्बो 45। यदि आप इन कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के रूप में, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस और इंटरव्यू भी होगा इन एग्जाम में, तो आपको उसका गाइडेंस भी दिया जाएगा। इस प्रकार से आई एग्जाम भी जो है वो आपको 50% फास्टर तैयारी करवाता है। और यदि आप सिर्फ आरबीआई ग्रेड ए राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं तो उस कोर्स में आपको 40% का ऑफ दिया जाएगा, जिसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा RBI 40।